गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। प्लीज़ वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लास पहुँच सके। फिर हम डिस्कस करेंगे आज क्वेश्चंस। आज के जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं जो आपकी बहुत मदद करेंगे। किसी भी प्रकार का एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम हो, उसमें अगर बायोलॉजी आती है तो उसमें ये बहुत मदद करेंगे आपकी। इसीलिए पहले कहना चाहूँगा, प्लीज़ वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। मैं रोज़ाना कहता हूँ वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, लेकिन कोई वीडियो के लिंक को शेयर नहीं करता है। जब मैं बाद में स्टेटस देखता हूं तो बहुत कम बच्चे होते हैं जो वीडियो के लिंक को शेयर करते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है या जैसे ही आपको लिंक मिल जाता है उस समय ही आप अपने फेसबुक पे, अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, जहां पर भी आप हो वहां पर प्लीज़ इसको शेयर किया करें। आपका सपोर्ट हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन देता है और हमें अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छी अच्छी क्लास लेने में और अच्छे अच्छे आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाने में मदद देता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वीडियो के लिंक को शेयर करते रहें, ठीक है। अब देखिए आज के जो क्वेश्चंस हैं उसके रिलेटेड मैं बात करना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आप अगर नहीं आते हैं तो इनको ध्यान से देखना है, और अगर आते हैं तो जो दूसरे बच्चे हैं, जो नए बच्चे आए हैं, उनके लिए छोड़ना है, ठीक है। तो ध्यान रखें कि अगर आता है तो ज़्यादा कमेंट ना करें, बस कमेंट में अपना आंसर जरूर दें जब बोला जाए तब, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट आए हैं प्लीज़ उनको कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रोमांचक सफ़र। देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, TMV शब्द संबंधित है। TMV शब्द संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में जीवाणु, बी है वायरस, सी है कवक और डी है कीट। जवाब देना है TMV शब्द संबंधित है। TMV का मतलब होता है TMV शब्द बताना है आपको किससे संबंधित है। अगर मैं मतलब बताऊंगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु, बी है वायरस, सी है कवक और डी है कीट। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला वायरस, बिल्कुल सही जवाब है। TMV का मतलब होता है टोबैको मोजेक वायरस। TMV का मतलब क्या होता है? टोबैको मोजेक वायरस। तो TMV का संबंध किससे है? TMV का संबंध वायरस से है। मोजेक का संबंध भी वायरस से होता है। TMV टोबैको मोजेक वायरस, ठीक है, ये वायरस से संबंधित है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पादप हार्मोन सुषुप्तावस्था को तोड़ने में उपयोगी होता है? कौन सा पादप हार्मोन सुषुप्तावस्था को तोड़ने में उपयोगी होता है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सिन, बी है जिब्रेलिन, सी है इथिलीन और डी है वृद्धि रोधक हार्मोन। क्या होगा इसका जवाब? जवाब दीजिए। कौन सा हार्मोन ऐसा होता है जो पौधों की सुषुप्तावस्था को तोड़ने में उपयोगी होता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन या वृद्धि रोधक। जिसने इसका जवाब दिया है सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए जो हार्मोन उपयोग में लिया जाता है, जिसने इसका सुषुप्तावस्था का जवाब दिया है जिब्रेलिन, बिल्कुल सही जवाब है। जिब्रेलिन जो हार्मोन होता है उसको सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। अब जिब्रेलिन के बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जिब्रेलिन को कहाँ से निकाला जाता है या कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो उसका जवाब देना है जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से। किससे निकाला जाता है? जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से निकाला जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पादप वृद्धि हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये क्वेश्चन मैं आगे बताऊंगा आपको कि पादप वृद्धि हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर भी जैसे ऑक्सिन है तो ऑक्सिन भी 4-5 प्रकार का होता है, जिब्रेलिन भी 3-4 प्रकार का होता है, जैसे जिब्रेलिन GA3, GA2 अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो इनके भी टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सुषुप्तावस्था को तोड़ने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है उसका नाम है जिब्रेलिन। इथाइलिन का अगर पूछ ले तो फलों को पकाने के लिए इथाइलिन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? जवाब देना है आपको। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होगा? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में कवक, बी है शैवाल, सी है जीवाणु और डी है वायरस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जवाब देना है दूध का दही में परिवर्तन कवक, शैवाल, जीवाणु या वायरस। कवक, शैवाल, जीवाणु या वायरस। क्या होगा इसका जवाब? दूध का दही में परिवर्तन। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला जीवाणु, बिल्कुल सही जवाब है। जो लैक्टोबैसिलस एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस एसिड जीवाणु होते हैं, उन्हीं जीवाणुओं के द्वारा क्या होता है? दूध को दही में परिवर्तित कर दिया जाता है। वापस से समझ लीजिए क्वेश्चन, उसका जीवाणु का नाम भी पूछ सकता है वो आपसे।
तो आपको ध्यान रखना है कि जो लैक्टोबैसिलस एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस एसिड जीवाणु जो होते हैं उनके द्वारा ही दूध को दही में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसको हम सामान्य भाषा में जामन के नाम से जानते हैं। जब हम दूध को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद में हम क्या करते हैं, उसको 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद में उसके अंदर जामन मिलाने के लिए वो उपयुक्त तापमान होता है, और उस समय उसमें हम क्या करते हैं, पुराना जो दही होता है, जो थोड़ा पुराना दही होता है या छाछ होती है, वो छाछ उसके अंदर डाल दी जाती है। कुछ ml, लगभग 10 से 12 ml मात्रा डाली जाती है, और इतना डालने पर क्या होता है, इतना डालने पर वो लैक्टोबैसिलस एसिड बैक्टीरिया उसके दूध के अंदर चले जाते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं। इसके बाद में दूध धीरे धीरे दही में परिवर्तित होना चालू हो जाता है, और इसको परिवर्तन करने का कार्य लैक्टोबैसिलस एसिड जीवाणु करते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपके। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीरम व रुधिर की गति का अध्ययन क्या कहलाता है। अब इसको ध्यान से समझना है। यहाँ पर मैं आपके 3 कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, ध्यान से समझना है, बिल्कुल 3 कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा, और तीनों की तीनों ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है सीरम और रुधिर की गति का अध्ययन। अब सीरम और रुधिर क्या होता है, रुधिर आप लोग सब लोग जानते हो, रुधिर में सीरम होता है, प्लाज्मा होता है, रक्त कणिकाएं होती हैं, और भी बहुत कुछ होता है रक्त के अंदर, ठीक है। तो जब ये शरीर के अंदर गति करता है तो इसका एक अलग से सेक्शन या एक विज्ञान की या साइंस की एक अलग से ब्रांच बनाई गई है, उसके अंदर इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, और ब्लड प्रेशर हाई होना, लो होना, ये सब उसी के अंदर अध्ययन किया जाता है। तो आपको बताना है कि सीरम और रुधिर की गति का अध्ययन, ऑप्शन नंबर ए है हीमेटोलॉजी, बी है हिस्टोलॉजी, सी है सोरोलॉजी, और डी है ब्लड साइंस। क्या होगा इसका जवाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब देना है आपको। क्या होगा इसका जवाब, रुधिर व सीरम की गति का अध्ययन, हीमेटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, सोरोलॉजी या ब्लड साइंस। अब देखिए, जिसने जवाब दे दिया है बहुत अच्छी बात है, जिसने जवाब नहीं दिया है, अब ध्यान से समझना है आपको चीज़ क्या होती है। देखिए, एक होता है रुधिर, एक होता है रुधिर से संबंधित ज्ञान। अब जब सिर्फ और सिर्फ आपको रुधिर का अध्ययन के लिए बोला जाए कि रुधिर का अध्ययन किसमें करते हैं, तो आपको जवाब देना है हीमेटोलॉजी, यानी कि रुधिर का अध्ययन। रुधिर का अध्ययन का मतलब यह होता है कि रुधिर कितने प्रकार का होता है, रुधिर में क्या क्या पाया जाता है, रुधिर में कितने प्रकार की कणिकाएं होती हैं, रुधिर का संगठन क्या होता है, उसमें इंसुलिन होता है, उसके अंदर और भी जो हिपेरिन होता है और अन्य सभी पदार्थ पाए जाते हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ अध्ययन करना, उनका सिर्फ और सिर्फ अध्ययन करना, रुधिर से संबंधित अध्ययन करना या रुधिर का अध्ययन करना, वो कहलाता है हीमेटोलॉजी। यानी कि हीमेटोलॉजी साइंस की जो हीमेटोलॉजी ब्रांच है उसमें हम रुधिर का अध्ययन करते हैं, रुधिर के संगठन का, रुधिर के प्रकार का, RH तत्व का, RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव, इन सब का अध्ययन करते हैं। लेकिन जब सीरम और रुधिर की गति की बात आ जाती है, गति की बात आ जाती है, तब हम उसका अध्ययन करते हैं सोरोलॉजी के अंदर। किसके अंदर करते हैं, सोरोलॉजी। साइंस की जो सोरोलॉजी ब्रांच होती है उसमें हम सीरम और रुधिर का अध्ययन सीरम और रुधिर की गति का अध्ययन करते हैं कि रुधिर किस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर ट्रेवल करता है, किस किस ऑर्गन में जाता है, किस स्पीड से जाता है, ब्लड प्रेशर कैसे हाई होता है, लो कैसे होता है, इनसे संबंधित जितना भी नॉलेज होता है वो सब हम सोरोलॉजी में करते हैं। अब एक साइंस, एक चीज़ और बच गई, अब बच गया हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी क्या है सर, ये भी बता दीजिए। तो हिस्टोलॉजी का मतलब होता है उत्तकों का अध्ययन करना। किसका, उत्तकों का अध्ययन करना, या जो टिश्यू होते हैं, बॉडी के टिश्यू होते हैं, उनका अध्ययन करने के लिए हम हिस्टोलॉजी ब्रांच का उपयोग करते हैं, या साइंस की हिस्टोलॉजी शाखा में करते हैं। जिसको ये नहीं पता उत्तक क्या होते हैं तो वो भी बता देता हूँ कि विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं का समूह, विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं का समूह उत्तक के नाम से जाना जाता है। जैसे हमारा जो हृदय है वो भी एक प्रकार का क्या है, उत्तक है, ठीक है। और जो हमारा रुधिर है वो भी एक प्रकार का क्या है, उत्तक है। क्योंकि रुधिर में आप लोगों को पता होगा विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, थ्रोम्बोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, बिंबाणु, ये सब कुछ, ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं। लेकिन ये मिलकर, ये संगठित रूप से मिलकर एक साथ काम करती हैं, और इसी चीज़ को हम उत्तक या टिश्यू के नाम से जानते हैं। और इसका अध्ययन हम साइंस की हिस्टोलॉजी ब्रांच में करते हैं। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने ये तीनों ब्रांचेस आपको समझा दी है, और इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने इनको थोड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझाया है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, BHU हो, ICR हो, जेट हो, कोई भी हो, पूछे जाएंगे, जरूर से पूछे जाएंगे। इसलिए अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक, नहीं आया तो वापस से रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, ये ब्लड साइंस से ब्लड साइंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का परिवर्तन क्रम है।
प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का परिवर्तन क्रम है। अब आप सब लोगों को पता होगा कि जो ऊर्जा होती है वो कभी भी ना तो बनाई जा सकती है और ना ही कभी नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा को परिवर्तन कर सकते हैं या उसके रूप को बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हम ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है साइंस का। ठीक है, समझ में आ गया कि ना तो ऊर्जा को हम बना सकते हैं ना ही ऊर्जा को हम नष्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है साइंस का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का परिवर्तन क्रम, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस होता है तो उस दौरान ऊर्जा किस रूप से किस रूप में परिवर्तित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, सी है रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है और ऑप्शन नंबर डी है विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो जवाब देना है आपको ए, बी, सी या डी। प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का परिवर्तन क्रम बताना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। जवाब दीजिए प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का परिवर्तन। अब देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, बिल्कुल सही जवाब है। जब प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो वो क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और इस ऊर्जा को परिवर्तन करने का कार्य कौन करता है, पीछे बता चुका हूँ मैं आपको। जो कोशिका के अंदर हरित लवक होता है, हरित लवक के अंदर जो स्ट्रोमा और ग्रेना होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऊर्जा परिवर्तन का कार्य करते हैं, सूर्य से ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और पौधों को प्रदान कराते हैं। इस दौरान एटीपी और एनएडीपी का निर्माण होता है और पौधे अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। क्लियर हो गया। अब ध्यान रखना प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का परिवर्तन क्रम क्या हो जाएगा, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, वहां पर ऐसा ऑप्शन भी आएगा कि रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो वो गलत होगा। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा ही हमेशा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुधिर का अध्ययन कहलाता है। अब मैंने पहले बताया था आपको कि रुधिर का अध्ययन क्या होता है, रुधिर का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी, और रुधिर की गति और सीरम का अध्ययन सोरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि रुधिर का अध्ययन तो हीमेटोलॉजी, उत्तकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी, और रुधिर की गति का और रुधिर के जो सीरम होती है उसका अध्ययन हम सोरोलॉजी में करते हैं, और ब्लड साइंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन संश्लेषण के लिए आनुवंशिक कोडोन को आधार किसने बताया। अब जिसको पता नहीं है कि प्रोटीन संश्लेषण क्या है, आनुवंशिक कोडोन क्या है, और जो पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि भविष्य में आपको इस प्रकार की सिचुएशन का सामना ना करना पड़े। आप कंटिन्यू अगर क्लासेस लेते रहते या पहले हमसे जुड़ते तो आज आपको पता होता है कि प्रोटीन संश्लेषण और आनुवंशिक कोड के बीच में क्या संबंध होता है या ये जानकारी क्या है। क्योंकि मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, उनको ये भी पता नहीं है कि आनुवंशिक कोडोन क्या है। तो बिल्कुल आपको सारे के सारे आपकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ क्लियर करवा दिए जाएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। अब क्वेश्चन पूछा गया है प्रोटीन संश्लेषण के लिए आनुवंशिक कोडोन को आधार किसने बताया। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए है नीरेनबर्ग व मथाई, ऑप्शन नंबर बी है मिलर व मेयर, सी है नोल व रस्का और ऑप्शन नंबर डी है बीडल व टेटम। जवाब देना है आपको, प्रोटीन संश्लेषण के लिए आनुवंशिक कोडोन को आधार बताने वाले वैज्ञानिक थे। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला नीरेनबर्ग व मथाई, बिल्कुल सही जवाब है। नीरेनबर्ग और मथाई नामक दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए आनुवंशिक कोडोन की ज़रूरत होती है, और ये आनुवंशिक कोडोन ही क्या करते हैं, अमीनो अम्ल को कोड करते हैं, और इसके दौरान अमीनो अम्ल से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। समझ में आ गया होगा आपको कि इस दौरान क्या होता है, अमीनो अम्ल से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब अगर पूछा जाए कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए आनुवंशिक कोडोन का आधार किसने बताया, तो नीरेनबर्ग और मथाई नामक साइंटिस्ट ने बताया था। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना, बार बार ये सवाल भी पूछा जाता है कि एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने दी थी। तो एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना किसने दी थी, बीडल व टेटम नामक साइंटिस्ट ने। जो ऑप्शन नंबर डी वाला है, बीडल व टेटम नामक साइंटिस्ट ने दी थी एक जीन और एक एंजाइम परिकल्पना। तो ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है एडवर्ड जेनर, बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी है जॉन मेंडल और डी है वल्देयर। जवाब देना है, वल्देयर नहीं है, ये वोल्डेयर है, लेकिन गलती से वल्देयर हो गया। जवाब दीजिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। वापस से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं मैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की, बार बार पूछा जाता है ये सवाल। एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जॉन मेंडल और वल्डेयर। वल्डेयर नहीं, वोल्डेयर। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला एडवर्ड जेनर, बिल्कुल सही जवाब है। चेचक के टीके की खोज करने का श्रेय एडवर्ड जेनर नामक साइंटिस्ट को जाता है। एडवर्ड जेनर नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल है हमारा, कौन सा पादप हार्मोन क्लोरोफिल को नष्ट होने से रोकता है? बहुत ही धांसू, इंपॉर्टेंट या खतरनाक, कुछ भी कह सकते हो ये सवाल, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन है कौन सा पादप हार्मोन क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाता है? बॉटनी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीन, बी है साइटोकाइनिन, सी है आपका इथिलीन और डी है वृद्धि रोधक हार्मोन। अब बताना है आपको क्लोरोफिल को नष्ट होने से कौन सा पादप हार्मोन बचाता है। कौन सा पादप हार्मोन क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाता है? ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, इथिलीन या वृद्धि रोधक हार्मोन। अब देखिए इसका जवाब, जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला साइटोकाइनिन। देखिए कुछ बच्चों के आंसर गलत भी आते हैं, कोई बात नहीं, आंसर गलत हो जाता है, लेकिन आप आंसर देने की कोशिश किया करें। मुझे पता है बहुत से बच्चों के आंसर इसमें कभी कभी गलत भी होते हैं, कभी कभी बच्चों के कन्फ्यूजन ही क्लियर नहीं होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं वही क्लियर नहीं होते हैं। फिर बच्चे हमें व्हाट्सअप करते हैं, सर इसका ये नहीं ये होगा, इसका ये नहीं ये होगा। थोड़ा आप एक बार बुक को भी वेरीफाई कर लीजिए ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर आंसर होगा साइटोकाइनिन। जिसने बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाता है वो होता है साइटोकाइनिन। यानी कि जब साइटोकाइनिन की उपस्थिति होती है तो क्लोरोफिल नष्ट तो होता है पर धीरे धीरे होता है, बहुत धीरे धीरे होता है। और जब साइटोकाइनिन की कमी हो जाती है तो क्लोरोफिल के नष्ट होने की गति बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल है तंत्रिका तंत्र की इकाई है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, ये जवाब देना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंत्रिका तंत्र का मतलब तो आप सब लोग जानते हो। देखिए ऑप्शन नंबर ए है रेकोन, बी है सिस्ट्रॉन, सी है म्यूरोन और डी है न्यूरोन। तंत्रिका तंत्र की इकाई, तंत्रिका तंत्र की इकाई रेकोन, सिस्ट्रॉन, म्यूरोन या न्यूरोन, ए, बी, सी या डी। क्या होगा इसका जवाब? तंत्रिका तंत्र की इकाई। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है, जवाब देना है आपको। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? जिसने इसका जवाब दिया है न्यूरॉन, बिल्कुल सही जवाब है। अब इकाई का मतलब क्या होता है ये भी बताऊंगा मैं। तंत्रिका तंत्र आपको समझ में आ गया कि तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन को माना जाता है। अब देखिए तंत्रिका तंत्र को समझिए पहले, फिर न्यूरॉन बताऊंगा, फिर सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। देखिए तंत्रिका तंत्र का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में एक तंत्रिकाओं का तंत्र है या एक जाल है। ये जाल क्या करता है, ये विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को हमारे मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य करता है। विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, जैसे सपोज डेट कि आपको किसी ने पीछे से थपथपाया, या आपको आपका हाथ गर्म, मतलब किसी गर्म चीज़ पे पड़ गया, या इससे रिलेटेड और भी आपकी बॉडी में जो भी बदलाव आते हैं, या आपको चोट लग गई, तो इन सब की जानकारी तंत्रिका तंत्र किसको देता है? मस्तिष्क को देता है। तंत्रिका तंत्र किसको देता है? मस्तिष्क को देता है। और इसी तंत्रिका तंत्र की जो सबसे छोटी चीज होती है जिससे मिलकर बनता है वो होता है न्यूरॉन। यानी कि विभिन्न प्रकार के न्यूरॉन्स मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, और ये तंत्रिका तंत्र सीधे हमारे मस्तिष्क से संबंध बनाता है और विभिन्न प्रकार की जानकारी मस्तिष्क को उपलब्ध करवाता है। और इस चीज़ का भी आभास करवाता है कि हमारा जो शरीर है, बॉडी है, वो खतरे में है, डेंजर में है या नहीं है, ठीक है। जैसे किसी गर्म चीज़ पे अपन हाथ रखते हैं तो हाथ रखने पर हमारे मस्तिष्क को आभास होता है कि हमारे शरीर का वो वाला भाग किसमें है, गर्म है या गर्म चीज़ पर रखा हुआ है या खतरे में है। तो फिर हम क्या करते हैं, उस हाथ को तुरंत हटाते हैं। क्यों हटाते हैं? क्योंकि
उस समय जब हमारा हाथ गर्म हो रहा होता है तो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, उस भाग की जो कोशिकाएं होती हैं वो निरंतर उनका हार्ट्स होता रहता है, वो कोशिकाएं निरंतर डेड होती रहती हैं, मरती रहती है और हमारे शरीर को नुकसान होता है। इसीलिए हमें तंत्रिका तंत्र नामक एक चीज़ हमारे शरीर में मिली है। ठीक है, समझ में आ गया? थोड़ा मैं डीप तरीके से मैंने समझाया है, डीपली समझाया है, लेकिन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब तंत्रिका तंत्र क्या है? तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन है। अगर आपसे एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, अगर आपसे पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर लंबी कोशिका की, ना कि बड़ी कोशिका की। लंबी कोशिका की अगर बात करें और पूछ लिया जाए कि लंबी कोशिका कौन सी है, तो आपको जवाब देना है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो मनुष्य के व्रीहि का शुक्राणु, मनुष्य के व्रीहि का शुक्राणु या फिर स्पर्म जो होता है वो क्या होता है? शरीर की सबसे छोटी इकाई होता है। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी, तो मानव में जो औरत होती है, जो महिला होती है, उसका जो अंडाणु होता है वो सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है। और इस पूरे संसार में, इस सार्वभौमिक संसार में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो फिर आपको जवाब देना है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग के नाम से भी उसको जानते हैं। ये पीछे मैं बता चुका हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको एक एक फोटो, एक एक इमेज दिखा के मैंने आपको क्लियर किया है सब कुछ। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट जरूर करना। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका में mRNA का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका में mRNA का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए है रिक्तिका, बी है राइबोसोम, सी है DNA और डी है केंद्रक। जवाब देना है आपको, कोशिका में mRNA का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका में mRNA का निर्माण किसके द्वारा होता है? ए, बी, सी या डी? रिक्तिका, राइबोसोम, DNA या केंद्रक? रिक्तिका, राइबोसोम, DNA या केंद्रक, कोशिका में mRNA का निर्माण। जिसने इसका जवाब दिया है mRNA का निर्माण का, जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी वाला DNA, बिल्कुल सही जवाब है। कोशिका के अंदर जब mRNA का निर्माण होता है या मैसेंजर RNA का निर्माण होता है तो वो DNA के द्वारा होता है। mRNA कहाँ पर काम आता है? mRNA जब प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम के ऊपर, तो उस समय mRNA का निर्माण किया जाता है और ये DNA के द्वारा होता है, और इसके बाद में प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधि आगे बढ़ती है। तो क्लियर हो गया होगा कि mRNA DNA के द्वारा बनाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल है, ग्लाइकोलाइसिस की खोज किसने की थी? अब आपको समझना है पहले कि ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है, ग्लाइकोलाइसिस का संबंध किससे है, सब कुछ समझना है आपको। तो पहले देखिए ग्लाइकोलाइसिस बता देता हूं आपको कि ग्लाइकोलाइसिस क्या चीज़ है। देखिए जब जिन जिन पादपों में श्वसन होता है उनमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है। श्वसन दो प्रकार का होता है, आप सब लोग जानते हो, एक होता है ऑक्सी श्वसन, एक होता है अनोक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, और अनोक्सी श्वसन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। तो जब श्वसन होता है तो उस दौरान विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं, विभिन्न चरणों में होती है विभिन्न प्रकार की क्रियाएं। अब जैसे जिसमें से एक क्रिया है आपकी ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अब इसको ईएमपी परिपथ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ईएमपी परिपथ के नाम से भी जानते हैं। तो ईएमपी भी मैं बताऊंगा आपको कि क्यों कहते हैं, ठीक है। ईएमपी परिपथ के नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट एक चक्र और चलता है जिसको हम जिसको हम क्रेब्स चक्र के नाम से जानते हैं। अब इन दोनों के पीछे जो ये नाम दिया गया है, ये नाम क्यों दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ये तो है ही है कि ये इन क्रियाओं में क्या क्या होता है, प्रथम उत्पाद क्या बनता है, द्वितीय उत्पाद क्या बनता है, अंतिम उत्पाद क्या बनता है, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही। लेकिन इसके अलावा ये क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं कि इनका नाम ऐसे क्यों रखा गया। तो देखिए जो ग्लाइकोलाइसिस है उसकी खोज की थी एम्बिडेन और मेयरहाफ नामक साइंटिस्ट ने। दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ग्लाइकोलाइसिस की खोज की थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ग्लाइकोलाइसिस की खोज किसने की थी, तो ऑप्शन नंबर बी देना है जवाब, एम्बिडेन और मेयरहाफ नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। अब इसको ईएमपी परिपथ कहते हैं। ईएमपी परिपथ क्यों कहते हैं इसको समझिए। ईएमपी परिपथ इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ईएमपी परिपथ इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ई का मतलब होता है एम्बिडेन और एम का मतलब होता है मेयरहाफ और पी का मतलब होता है पाथवे। तो एम्बिडेन और मेयरहाफ पाथवे के नाम से इसको ईएमपी पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछ लें कि ईएमपी पाथवे या ग्लाइकोलाइसिस दोनों में से किसी की भी खोज किसने की, तो एम्बिडेन और मेयरहाफ नामक साइंटिस्ट ने की थी, ठीक है। अब एक चीज़ और होती है, मैंने बताया था हैंस चक्र या क्रेब्स चक्र बोलते हैं जिसको, तो इसकी खोज किसने की थी, हैंस क्रेब नामक साइंटिस्ट ने। क्रेब्स चक्र जो होता है उसकी खोज किसने की थी, उसकी खोज की थी हैंस क्रेब नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है।
तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन क्या है, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है फफूंदी से, बी है शैवाल, सी है जीवाणु और डी है वायरस। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है? फफूंदी से, शैवाल से, जीवाणु से या वायरस से। जवाब देना है पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक किससे प्राप्त की जाती है? फफूंदी, शैवाल, जीवाणु, वायरस। जवाब दीजिए। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक जो होती है वो किससे प्राप्त की जाती है? फफूंदी से प्राप्त की जाती है। अब देखिए बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि पेनिसिलिन का मतलब एक चीज़ या एक कोई दवाई का नाम है। देखिए पेनिसिलिन एक विशेष प्रकार का एंटीबायोटिक या एक एंटीडोट है। इसके अलग अलग वेरिएशन है, मतलब अलग अलग वेरिएंट है। ये 7 से 8 प्रकार की होती है और अलग अलग रोगों की दवाइयाँ बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसको बनाने के लिए एक फफूंद का इस्तेमाल करते हैं और उस फफूंद का नाम होता है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम कवक या कवक फफूंद एक ही बात है। पेनिसिलियम नोटेटम कवक जो होती है उस कवक या फफूंद के द्वारा पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक दवा बनाई जाती है। और इसकी खोज जो की थी वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने। ये सवाल आगे आ जाएगा अभी। तो इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने वाला कोडोन है। प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने वाला कोडोन है। जवाब देना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है AUG, बी है GUA, ऑप्शन नंबर सी है UAG और ऑप्शन नंबर डी है GGU। क्या होगा इसका जवाब? बताइए जल्दी से। प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने वाला कोडोन, प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने वाला कोडोन AUG, GUA, UAG या GGU। क्या होगा इसका जवाब? प्रोटीन संश्लेषण को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ये बार बार ये पूछा जाता है। जवाब देना है आपको। क्या होगा इसका जवाब? प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने वाला कोडोन। मैंने देखा है कुछ बच्चे तो जवाब ही नहीं देते हैं। जवाब दिया करो, चाहे आपको आता है या नहीं आता है, लेकिन जवाब सारे के सारे बच्चों को देना चाहिए, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पता नहीं कौन सी रामायण में लगे रहते हैं, उनको पता ही नहीं है सर क्या पढ़ा रहे हैं, सर पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं, बस वो अपनी धुन में लगे रहते। तो ऐसा मत करिए, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अब देखिए जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला AUG बिल्कुल सही जवाब है। AUG बिल्कुल सही जवाब है। प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने वाला कोडोन कौन सा होता है? AUG कोडोन प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि AUG कोडोन किसको, कौन से अमीनो अम्ल को कोडोन करता है, तो इसका जवाब भी है। इसका जवाब है मिथियोनिन। जो मिथियोनिन होता है उसको AUG कोडोन कोड करता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने वाला कोडोन या स्टार्टर कोडोन भी बोलते हैं इसको, ये AUG होता है। और ये किस अमीनो अम्ल को करता है? ये मिथियोनिन को कोड करता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि निम्न में से नॉनसेंस कोडोन कौन से होते हैं? अब नॉनसेंस कोडोन का मतलब क्या होता है? नॉनसेंस का मतलब वो किसी काम के कोडोन्स नहीं होते, वो उल्टा प्रोटीन संश्लेषण की जो क्रियाविधि होती है उसको बंद करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो उसको बंद करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और उन कोडोन का नाम है UAA, UAG और UGA। ये 3 कोडोन है। इनको प्रोटीन संश्लेषण बंद करने का काम दिया गया है और इनको नॉनसेंस कोडोन के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया। और आप सब लोगों को पता है कि प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम पर होता है। प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। 20 अमीनो अम्लों को प्रोटीन में बदलने का कार्य राइबोसोम पर किया जाता है mRNA और जो RNA होते हैं उनकी सहायता से और कोडोन की सहायता से, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा, सर्वप्रथम पादप विषाणु को पृथक करने वाले वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? सर्वप्रथम पादप विषाणु को पृथक करने वाले वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर ए है स्टॉकमैन, बी है इवानोवस्की, सी है जॉनसन और डी है एडम स्मिथ। सर्वप्रथम पादप विषाणु को पृथक करने वाले वैज्ञानिक थे स्टॉकमैन, इवानोवस्की, जॉनसन और एडम स्मिथ। क्या होगा इसका जवाब? स्टॉकमैन, इवानोवस्की, जॉनसन और एडम स्मिथ। A, B, C या D। सर्वप्रथम पादप विषाणु को पृथक करने वाले वैज्ञानिक। जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला इवानोवस्की बिल्कुल सही जवाब है। सर्वप्रथम पादप विषाणु को पृथक करने वाले वैज्ञानिक
डॉक्टर E.J. इवानोवस्की थे। डॉक्टर E.J. इवानोवस्की उन्होंने सबसे पहले विषाणु को पृथक किया था, और जब इन्होंने विषाणु को पृथक किया था या इसकी खोज की थी तो उस समय उन्होंने इसको वायरस नाम नहीं दिया था, उस समय उन्होंने इसको संक्रमित तरल इन्फेक्टेड फ्लूइड या संक्रमित तरल नाम दिया था। फिर उसके बाद में जब इसके और गहरे तरीके से इस पर रिसर्च हुई और रिसर्च के दौरान निकल के आया कि ये एक विषाणु है, जो इसका कवरिंग मटेरियल है वो कैप्सिड कहलाता है, प्रोटीन का बना होता है, और इससे रिलेटेड और भी बहुत कुछ जानकारी निकल के आई और बहुत कुछ रिसर्च हुआ। उसके बाद में इसको नाम दिया गया विषाणु, जिसको इंग्लिश में हम वायरस के नाम से जानते हैं। और आप सब लोग जानते हो कि एक वायरस कितनी तबाही मचा सकता है। उसका एक उदाहरण आप सब लोगों को पता है, कोरोना वायरस, जो फिलहाल लगभग भारत में 20 लाख लोगों को संक्रमित कर चुका है। तो कोरोना वायरस से बच के रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। क्लास अभी थोड़ी सी और है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ईस्ट एक महत्वपूर्ण स्रोत है प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का या राइबोफ्लेविन का। बताना है आपको। ईस्ट एक महत्वपूर्ण स्रोत है प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का या राइबोफ्लेविन का। क्या होगा इसका जवाब? ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत किसका है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या राइबोफ्लेविन। A, B, C या D। अब देखिए जिसने इसका जवाब दिया है, जिसने इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी दिया है राइबोफ्लेविन, बिल्कुल सही जवाब है। ईस्ट एक महत्वपूर्ण स्रोत है, किसका है? राइबोफ्लेविन का। ईस्ट एक महत्वपूर्ण स्रोत है राइबोफ्लेविन का। और ईस्ट का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? एक तो बेकरी उद्योग में करते हैं। बेकरी उद्योग में ईस्ट क्या करता है? विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं उनको सड़ाकर, या सड़ाना नहीं बोल सकते, उनको बेक करना बोल सकते हैं। बेक मतलब उनको संवर्धित माध्यम में उनको तैयार करना बोल सकते हैं। और बेकरी उद्योग के अलावा हम जो शराब उद्योग होता है उसमें भी ईस्ट का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो साइट्रिक एसिड वगैरह होते हैं, जो केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं, उसमें भी ईस्ट के द्वारा विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ या खाद्य रसायन बनाए जाते हैं। तो पूछा जा सकता है कि ईस्ट का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है? तो शराब उद्योग, बेकरी उद्योग और खाद्य रसायन उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा डीएनए का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा डीएनए का प्रकार नहीं है? अब जिसको डीएनए के टाइप्स पता है वो बता सकता है कि इसमें से कौन सा डीएनए का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है ए डीएनए, ऑप्शन नंबर बी है बी डीएनए, सी है जेड डीएनए और ऑप्शन नंबर डी है आर डीएनए। जवाब देना है आपको ए, बी, सी या डी। कौन सा डीएनए का प्रकार नहीं है? कौन सा डीएनए का प्रकार नहीं है? जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला आर डीएनए, बिल्कुल सही जवाब है। आर डीएनए नहीं होता है, आर आरएनए होता है। आर डीएनए नहीं होता है, आर आरएनए होता है। डीएनए 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ए डीएनए, दूसरा होता है बी डीएनए, तीसरा होता है जेड डीएनए और चौथा होता है आर डीएनए। आर आरएनए होता है, वो डीएनए नहीं होता है। 3 प्रकार के होते हैं मोस्टली, ए, बी और जेड। डीएनए पता चल गया आपको? डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल द्विकुंडलित होता है। इस रचना को वाटसन व क्रिक ने दिया था, इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और इनको जो इस डीएनए को सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। डीएनए का जो व्यास होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। ये बहुत सारी जानकारी है जो मैं पीछे दे चुका हूँ, बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपको क्लास में ही याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थाइलेकोइड बंडल का संबंध किस कोशिकांग से है? क्वेश्चन पूछा गया है थाइलेकोइड बंडल का संबंध किस कोशिकांग से है? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास हरित लवक, बी है रिक्तिका, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है केंद्रक। जवाब देना है थाइलेकोइड बंडल का संबंध किस कोशिकांग से है? हरित लवक से, रिक्तिका से, माइटोकॉन्ड्रिया से या फिर केंद्रक से। ए, बी, सी या डी बताना है आपको। थाइलेकोइड बंडल का संबंध, जिसने इसका जवाब दिया है थाइलेकोइड बंडल का संबंध का जिसने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए वाला, बिल्कुल सही जवाब है। हरित लवक जो होता है, जिसको क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं, एक विशेष प्रकार का कोशिकांग होता है। और इस कोशिकांग के अंदर मुख्य रूप से 3 चीजें होती हैं। एक होता है ग्रेना या ग्रेनम भी बोलते हैं उसको, एक होता है स्ट्रोमा, एक होता है थाइलेकोइड बंडल। क्या होता है? थाइलेकोइड बंडल। तो आपसे पूछ ले ग्रेना और स्ट्रोमा तो मोस्टली सबको पता होता है। ग्रेना क्या होता है? ग्रेना में प्रकाशिक अभिक्रिया चलती है जिसको लाइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया चलती है जिसको हम डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और जो थाइलेकोइड बंडल होता है वो भी एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती है। इतना क्लियर हो गया?
बेसिक कॉन्सेप्ट में सारे क्लियर करवा दूंगा आपसे आपके, लेकिन आपको बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंश एक समूह होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो द्विनाम पद्धति है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो जीव है उनको उनके गण में, उनकी जाति में, उनके समूह में, उनके वंश में अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। तो इसमें से जो वंश है वो समूह बनाया गया है। उस वंश को जो समूह बनाया है वो समूह किसका है, मतलब विभिन्न प्रकार किन किन चीज़ों को मिलकर एक वंश बनता है, ये जवाब देना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए है जातियों को, बी है गणों को, सी है कुलों को, या डी है समूह को। बहुत ही दिमाग लगाने वाला सवाल है, अगर समझ में, मैं बिल्कुल आपको डीपली इसको समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही डीप क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए समझ में आ गया तो ठीक है, जिसने इसका जवाब दे दिया जातियों बिल्कुल सही जवाब है, जिसने नहीं दिया कोई बात नहीं। अब देखिए होता क्या है, वंश जो होता है, मैंने बताया था आपको कि वर्गीकरण की आधारी इकाई क्या है, वर्गीकरण की आधारी इकाई है बेस यूनिट हम जाति को मानते हैं, यानी कि जो जाति होती है उसको आगे हम विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन जो वंश होता है उसको हम आगे विभाजित कर सकते हैं। कैसे विभाजित कर सकते हैं कि एक वंश के अंदर विभिन्न प्रकार की जातियां सम्मिलित होती हैं। जैसे सपोज दैट एक वंश है, वंश आपका हो गया जिया मेज, जानते हो आप जिया मेज यानी मक्का का वानस्पतिक नाम, तो वंश उसका हो गया जिया मेज। अब जिया मेज के अंदर, वंश के अंदर और बहुत सारी जातियां हैं। कौन सी? जिया मेज इंडुराटा, जिया मेज सेकेराटा, फिर उसके बाद में जिया मेज इंडेंडाटा, फिर इसके बाद में और भी है, लगभग 7 जातियां हैं। तो वो जो जिया मेज तो है इसका वंश, और इस वंश के अंदर विभिन्न प्रकार की जातियों को सम्मिलित किया गया है, जैसे इंडुराटा, सेकेराटा, इंडेंडाटा, ये सब कुछ है जातियां। तो जितनी जातियों को मिलाकर एक समूह बनाया गया, विभिन्न प्रकार की जातियों को मिलाकर एक समूह बनाया गया, और उस समूह को हम वंश के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? तो अब ध्यान रखना, वंश को वर्गीकरण करते हैं तो जातियां निकल के आती है, जातियों को आगे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, इसीलिए जातियों को हम वर्गीकरण की आधारीय इकाई या बेस यूनिट मानते हैं। बिल्कुल फंडा क्लियर हो गया होगा आपका, अगर नहीं हुआ तो कमेंट करना, वापस से समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में एडवर्ड जेनर, बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी है जॉन मेंडल, और डी है वाल्डेयर। पेनिसिलिन की खोज जिसने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी वाला अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बिल्कुल सही जवाब है। पेनिसिलिन की खोज करने का श्रेय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट को जाता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि पेनिसिलिन की खोज एक एक्सीडेंटल मतलब एक दुर्घटना से, दुर्घटना का मतलब वो वाली रोड वाली दुर्घटना नहीं, दुर्घटना का मतलब कोई सा भी ऐसा असाधारण काम जो अचानक से हो जाए उसको दुर्घटना बोलते हैं, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब लेबोरेटरी में रिसर्च कर रहे थे, शाम का समय था, तो उन्होंने एक तरल पदार्थ बनाया और उस तरल पदार्थ को पेट्री डिश में छोड़ दिया, और वो छोड़ के उसको भूल गए। फिर 2 दिन बाद जब वो लेबोरेटरी में आए तो उन्होंने देखा कि उस पेट्री डिश के अंदर वाइट कलर की जो ग्रोथ है या वाइट कलर की संरचना है उसकी ग्रोथ दिखाई दी, और उसी पर उन्होंने क्या किया, रिसर्च किया और बाद में पेनिसिलिन को निकाला, और जिसको आज विभिन्न प्रकार की दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया? अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में कितने प्रकार के पादप वृद्धि हार्मोन्स पाए जाते हैं? पौधों में कितने प्रकार के पादप वृद्धि हार्मोन्स पाए जाते हैं? बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन मुझे कंफर्म है कि लगभग 90% इसका जवाब गलत देंगे। पौधों में कितने प्रकार के वृद्धि हार्मोन्स पाए जाते हैं? वृद्धि हार्मोन्स, पादप वृद्धि हार्मोन्स, साइटोकाइनिन, ऑक्सीन, जिबरेलिन, इथाइलिन, वृद्धिरोधक हार्मोन। टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। तो जिसने इसका जवाब डी दिया है बिल्कुल सही जवाब है। पौधों में 5 पादप वृद्धि हार्मोन पाए जाते हैं, जिसके नाम है ऑक्सीन के बाद में आता है जिबरेलिन, फिर साइटोकाइनिन, फिर इथाइलिन, और लास्ट में आता है वृद्धिरोधक हार्मोन। वृद्धिरोधक हार्मोन का काम होता है पौधे में किसी भी प्रकार की असामान्य वृद्धि को नियंत्रित करना या फिर रोकना, ठीक है। और इथाइलिन के बारे में आप सब लोग जानते हो कि इसका उपयोग मुख्य रूप से इसको पकाने में किया जाता है। किसको? फलों को पकाने में किया जाता है। अब देखिए कल का जो सवाल था वो ये था, कल शाम को मैंने जो सवाल पूछा था वो सवाल पूछा था कि प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्लों का निर्धारण करता है। प्रोटीन संश्लेषण में अमीनो अम्लों का निर्धारण कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए था mRNA, sRNA, tRNA और rRNA। तो जिसने mRNA जवाब दिया था बिल्कुल सही जवाब था। mRNA के द्वारा ही अमीनो अम्लों का निर्धारण किया जाता है।
टोटल जो वोट्स थे वो थे 227 लोगों ने इस पर वोट किया था, आंसर किया था, 40 लोगों ने इसमें कमेंट किया था और 50 लोगों ने सिर्फ लाइक किया। क्यों भाई? मैं रोज़ आपको बोलता हूँ जब आप वोट कर सकते हो तो वोट के नीचे का एक बटन नहीं दबा सकते आप? जब मैं आपको इतना रिक्वेस्ट करके बोलता हूँ रोज़ कि यार आप जब वोट करने आ रहे हो, 227 लोग इसको वोट कर रहे हैं और 50 लोग ही लाइक कर रहे हैं, कम से कम 50 की जगह 100 तो हो, 50% लाइक तो करो। 50% से भी कम होता है 100, तो 227 का 50% अगर देखा जाए तो लगभग होता है 114 के समथिंग। ठीक है, तो यार ऐसे मत करो यार, सपोर्ट, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए आपको बोलता हूँ कि आप कुछ कर सकते, आप सपोर्ट कर सकते हो। सपोर्ट करने के पैसे थोड़ी लग रहे हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि और अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अब आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। अब देखिए किस किस ने जवाब दिया था प्रियंका बेनीवाल नाम से स्टूडेंट है, उसने दिया था। राहुल वर्मा, फिर उसके बाद में ओम प्रकाश गुर्जर, अनिल कुमार प्रजापति, रितु रानी, फिर राकेश लोधा नामक एक स्टूडेंट है, उन्होंने जवाब दिया था। फिर है आशीष स्वामी, फिर विकास सामोता, फिर अभिलाषा, फिर रोहित, फिर चंदन कुमार, उसके बाद में है त्रिलोक चंद सैनी, फिर उसके बाद में है बनवारी लाल लोखा। ये सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं जो कमेंट करते हैं। फिर ममता जाट, फिर राहुल कुमार गौतम, फिर विकास सामोता। सर आप क्वेश्चन बहुत अच्छे डालते हो सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, थैंक्स सर, थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद में है अरविंद बुडानिया, फिर इसके बाद में नयन गुप्ता, फिर सुआ थोरी। ये सारे के सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, कंटिन्यू क्लास में आते हैं। फिर इंदू चौधरी, गुलशन यादव, फिर प्रवीण, फिर उसके बाद में श्रीराम, फिर सोनू तोमर, फिर इसके बाद में सोनू तोमर मुझे लगता है आप शायद मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो। फिर इसके बाद में है भरत कुमार धाकड़, फिर उसके बाद में है आंचल सारण। सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। लास्ट में है आंचल सारण, फिर उसके बाद में मनीष मंडोतिया, मनीष धाकड़, फिर नितेश मीणा, उसके अलावा है एके, फिर खेमाराम, फिर राहुल नाम के कोई स्टूडेंट है। फिर इसके बाद में नीतीश कुमार, नीतीश मीणा, ये दो बार इन्होंने कमेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में MRNA नाइस क्वेश्चन सर, पूजा वर्मा ने कहा है। फिर ये कौन है? आशीषम सोगन। तो ये सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, इन्होंने कमेंट किया है। कमेंट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे, मिलेंगे कल सुबह ठीक 11:30 बजे। और आज जो क्लास लगी थी सुबह राइस कल्टीवेशन की, उसका एक पार्ट मैंने करवा दिया था, एक पार्ट मैं कल करवा दूंगा, तो राइस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बस आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ शेयर करते रहिए, कमेंट करिए अच्छे, और नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक तो करना ही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल सुबह ठीक 11:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, खाना भी खाते रहिए, लेकिन घर पर ही रहिए, क्योंकि बाहर तो कोरोना वायरस की जंग लगी हुई है। धन्यवाद।